की आवाज। जी हाँ, पुराने पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदा, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। गुस्से में है देश, सड़क पर है गुस्सा। गुस्सा हर इंसान में जो इस समाज से त्रस्त हो चुका है। सवाल है, इस गुस्से का जिम्मेदार आखिर कौन है? आप जो इस समाज में रहते हैं या फिर सरकार जिसे आप चुनते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। बसंत विहार गैंगरेप मामले में पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने की गूंज अब चारों तरफ से उठने लगी है। सड़कों पर हंगामा हो रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन क्या इतना कुछ होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे या महिलाओं की सुरक्षा महज एक बहस का मुद्दा ही बनकर रह जाएगी? न्यूज़ लाइन में आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। में इंसानियत खत्म होती जा रही है, जिसका नतीजा है कि गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। हाल ही में बसंत विहार में हुए गैंगरेप मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद होती जा रही है, क्योंकि राजधानी में रहने वाले लोग शायद अब जान चुके हैं कि हैवानियत की कोई शक्ल नहीं होती और कोई निशाना कोई भी बन सकता है, आप भी और हम भी। सड़क से संसद तक हर तरफ है आक्रोश। एक ही मांग, आरोपी को दो कड़ी सजा। देश की राजधानी में रविवार रात जो हुआ उसकी लपटें संसद से लेकर सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सड़कों पर उतरे लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी ही नहीं, पूरा देश इस घटना से शर्मसार है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे लोगों की बस एक ही मांग है, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केएलवी महाविद्यालय की छात्राओं ने दिल्ली में हुए उस घिनौने गैंग रेप के ऊपर उसका विरोध करते हुए हमने ये रैली निकाली हुई है, मौन रैली निकाली हुई है, कैंडल मार्च निकाला हुआ है। इसे हम रात को नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आप तो हमें डर लगने लगा है कि रात को घर से बाहर भी कैसे निकले। हमने दिन में ही रैली निकाली हुई है। ये साइन है उन लड़कों के लिए, पूरी मर्द जात के लिए, कि अब लड़कियां सहन करने वाली नहीं हैं। ये रैली इसी मोटिव से निकाली है कि लड़के देखें कि अब लड़कियां सहन नहीं कर सकती है। अभी तो दिल्ली में हुआ है तो वो केस हमारे सामने आया है। अब हिमाचल में रह रहे हैं, अभी तक ठीक है, यहाँ पे ऐसा केस नहीं आया है, बट हो सकता है कल को वो सब कुछ यहाँ पे भी हमारे साथ हो। हम देखते हैं 9 दिन नवरात्रों में तो लड़कियों की बहुत पूजा की जाती है, बट उन 9 दिनों के बाद वो सारा कुछ भूल दिया जाता है कि हाँ लड़कियों की पूजा की जा रही है। दिल्ली में जो केस हुआ है कल को वो यहाँ भी हो सकता है। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो वहाँ पे हुआ है अब लड़कियाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगी। महिलाओं और छात्राओं ने राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में लगातार 5वें दिन इस घटना के खिलाफ विरोध जारी रहा। नॉर्थ ब्लॉक से लेकर दिल्ली में रेल भवन और राष्ट्रपति भवन तक चक्का जाम किया गया। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सबकी बस एक ही मांग है, आरोपियों को उन बंदों चाहिए, उनको फांसी भी नहीं देनी चाहिए, उनको जिंदा रखना चाहिए और उनको तड़फा के मारना चाहिए। उस काली रात में जब दरिंदों की दरिंदगी ने अपनी सभी हदें पार कर दी और उसे बीच सड़क पर फेंक दिया, वो घंटों सड़क पर पड़ी रही और अब अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रही है। पीड़ित लड़की से मिलने अस्पताल में कई बड़े नेता पहुंचे, पीड़ित के परिवार को सांत्वना दी, 2-4 आंसू बहाए,
लेकिन पीड़ित लड़की को जो दर्द उन दरिंदों ने दिया है वो नेताओं के आंसू और सांत्वना के 2 बोल बोलने से कम नहीं हो सकता। उसे तो इंसाफ चाहिए। अस्पताल में बेजान पड़ी लड़की ने होश में आते ही सबसे पहले यही पूछा, क्या वो लोग पकड़े गए? पूरे देश के साथ उसकी भी यही उम्मीदें हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभिषेक अग्रवाल और अली अब्बास के साथ वंदना चंदेल, चैनल 1 न्यूज के लिए। देखा हमने, पूरे देश की यही इच्छा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिम्मेदार जो इस गैंगरेप के हैं, गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी राम सिंह की भाभी ने भी उसे फांसी पर लटकाने की मांग की है। चैनल 1 न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राम सिंह ने वाकई बहुत घिनौना अपराध किया है। 3-4 भाई थे तो जो राजस्थान गए थे मुकेश को पकड़वाने के लिए। तो पुलिस वालों ने बोला कि आप लोग कहीं नहीं जाओगे, थाने में रखा है उनको। अब उसका पति घर पे नहीं है, उसका पति घर पे नहीं है अभी। और पीछे से हमने जेई से बोली हमें 2-4 दिन का टाइम दे दो, हम अपनी जुक्ति खुद हटा लेंगे। अच्छा। तो बताओ, इतना पुलिस वाले होते के सामने महिला पे इतना अत्याचार हो रहा है, सामान फेंका जा रहा है, उस पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो बताओ इसमें क्या कर सकता है? नोटिस दिया गया था? नहीं, अभी नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया इनको, कुछ भी नहीं दिया। बगैर नोटिस के तोड़ रहे हैं? बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं। क्या ये गैंगरेप होने से पहले आपको कोई बताया गया था मतलब कि आपकी जगह तोड़ देंगे? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, राम सिंह क्या है तुम्हारा? राम सिंह हमारा देवर है, चाचा बावन का लड़का। अच्छा, तो ये जो था इससे पहले जो थे, क्या तुम लोग उसमें गए थे? आपकी कचहरी में भी गए थे क्या? आपकी कचहरी में राम सिंह गया था। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे? क्या तो पता नहीं, हम मतलब मैडम के सामने बैठे हुए थे, एक बस का मालिक था और राम सिंह था। अच्छा। हमने बाद में पता चली रात को 11-12 बजे के बीच में कि राम सिंह का परिचय आ रहा है उसका। अच्छा, जैसे तुम्हारे देवर ने काम किया तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको फांसी होनी चाहिए तुम्हारे देवर को? हाँ जरूर, ये बहुत गंदा गंदा काम करा इसने। और मुकेश को भी जो जैसा करेगा वैसे भुगतेगा। हम पब्लिक के साथ हैं। ये विनय और ये जो मुकेश और ये सब लोग साथ में रहते हैं, दोस्त थे ये? नहीं। अच्छा, राम सिंह और मुकेश और 2 हेल्पर, वो राम सिंह के साथ रहते थे। और ये जिम वाला जो पकड़ा गया है ये तो बेचारे अपने अलग रहते थे, अलग फल की दुकान 3 की अपना अलग रहते थे। लेकिन तुम मानते हो तुम्हारे देवरों को, दोनों छोटे देवर हैं बड़े? ये मतलब चाचा बावन के लड़के बताते थे। देवर तो दोनों को फांसी तुम मानती हो? हम तो मानते हैं। और पुलिस से आप क्या चाहती हैं? पुलिस से क्या चाहती हैं? हम तो पुलिस से यही कहेंगे, जो पब्लिक की राय है वो हमारी राय है। जो पब्लिक की राय है वो हमारी राय है, ये कहना है राम सिंह की भाभी का। और कहा उन्होंने कि बहुत घिनौना अपराध किया है, उससे सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मीरा अग्रवाल हैं, उत्तरी दिल्ली की मेयर हैं, और हम जायजा लेंगे इंडिया गेट पर जो इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है उसका भी। वहाँ हमारी संवाददाता नेहा माहेश्वरी हमारे साथ मौजूद है। सफदरजंग में जो लड़की एडमिट है उसके क्या हाल है और वहाँ पर क्या माहौल है, उसके बारे में हम जानेंगे हमारे संवाददाता RK रावत से। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे नेहा माहेश्वरी के पास। नेहा, इंडिया गेट पर जो उबाल है, जन आक्रोश है, उसकी कितना जन आक्रोश है इस वक्त वहां पर? नेहा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नेहा, इस वक्त इंडिया गेट पर जो लोग हैं, कितना जन आक्रोश दिखता है वहां पर? लगता है नेहा से संपर्क स्थापित अभी नहीं हो पाया है। हम चलते हैं मीरा अग्रवाल जी के पास। मीरा जी, अभी आपने देखा किस तरह पूरा देश उबल रहा है और हर तरफ से मांग उठ रही है कि आरोपियों को सजा दी जाए। देश भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, गली मोहल्लों के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जहां है वहां से प्रदर्शन कर रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत एक दरिंदगी की सभी हदों को पूरा उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे में देश का आक्रोश होना, देश के लोगों में आक्रोश आना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार पिछले 8-10 साल में ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। और ऐसे में इस तरह का रिएक्शन आना कभी ना कभी आना ही था, और वो इस समय आ रहा है, तो वो जायज़ है। ये आपने देखा कि संसद तक में मामला उठा, उसके बाद इंडिया गेट पर कैंडल मार्च रोजाना हो रहा है, प्रेसिडेंट हाउस तक लोग जा रहे हैं। आज दिन में भी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के सामने, जो सत्ता का केंद्र हमारा है, जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय है, गृह मंत्रालय है, वहां तक लोग पहुंच गए हैं। लेकिन लगता है समाज में कहीं कोई इसको लेकर के जागृति आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से फिर कल एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, दिल्ली में ही परसों फिर एक बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, मालदा में एक गैंगरेप के बाद एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। तो क्या समाज बिल्कुल एक तरह से कहे संवेदनहीन हो चुका है? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे समाज को दोष देना इसमें उपयुक्त नहीं है। कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग
और पशुता की हद को जो क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ये काम है। और इसमें अगर कानून व्यवस्था थोड़ी मजबूत हो और ये भय हो लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का, तो इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करने के से थोड़ा सा डरेंगे। अभी जो हालात इस समय देश में हैं वो ये हैं कि लोगों को कानून से भय नहीं लग रहा है। लोग समझते हैं कि कुछ भी वो करें उसके बाद छूट जाएंगे। उसके कारण से इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है बढ़ती जा रही हैं। इसमें पूरे समाज को हम कटघरे में नहीं खड़े कर सकते। इसमें जो प्रशासनिक कमियां कहीं ना कहीं हैं, जो सरकार की एक चुस्त और दुरुस्त प्रशासन देने में जो कमी है, उसको हम तो इस कानून का खौफ कैसे पैदा हो, क्या तरीका है उसका? नहीं, सीधी सी बात है कि भाई पहले तो इसको हम दो उसमें बांट सकते हैं। एक तो इस तरह की घटनाएं होना, तो उसके लिए हमारी पुलिस मुस्तैद हो जगह जगह। जैसे कितनी बार सीसीटीवी कैमरे की बात, पुलिस की जो वैन्स हैं, पीसीआर हैं, उनको दुरुस्त करने की बात, उनको संख्या बढ़ाने की बात, ये सब आई है। और दूसरा, होने से पहले ही दिमाग में भय हो, उसका ये है कि इस तरह की घटना के बाद अपराधी को तुरंत बहुत तेजी से जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से अभी आज पुलिस कमिश्नर ये कह रहे थे कि 4 दिनों में उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन अब वो जो 6 के 6 आरोपी पकड़े गए हैं उनको एक्सपीडाइट ट्रायल हो करके, और लोगों की मेमोरी में जब तक ये केस है, हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर उनके सामने आएगा कि ऐसा काम करने वाले को ये सजा मिली, तो लोगों के मन में भय बैठेगा। अदरवाइज सालों तक जब न्याय प्रक्रिया चलती है तो वो इतना उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। बहुत सही बात आपने कही कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चले और जल्दी सज़ा मिले, तो शायद लोगों में इसका डर बैठेगा कानून का कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा अंजाम भी ठीक नहीं होगा, हमारा अंजाम बुरा होगा। हम चलते हैं अपने संवाददाता आर के रावत के पास, जो इस वक्त सफदरजंग में है। रावत, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। रावत, ये बताइए कि दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ उसके बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, उबाल है, जन आक्रोश है, और आज आपने राम सिंह की भाभी से भी बातचीत की थी, तो क्या इस गैंगरेप के बाद उनका सामाजिक बहिष्कार एक तरह से हुआ कि उनकी झुग्गी झोपड़ी वहां से हटाई गई? क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, राम सिंह का सामाजिक बहिष्कार ही नहीं हुआ है, उनका पारिवारिक बहिष्कार भी हो गया है। राम सिंह की भाभी से आज मैं मुलाकात की थी और राम सिंह की भाभी से पूछा कि मैंने कि तुम्हारे देवर ने जो है गैंगरेप को अंजाम दिया है, मुख्य आरोपी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए जो किसी के लिए भी जो है लायक नहीं है, उसने ऐसा कृत्य किया है जिसके लायक वो नहीं है। और उसके अलावा जो है मेरे साथ जो है इस समय आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। एनसीआर के लगभग एनसीआर के काफी जगहों से लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी खुले रूप से, खुले आम, और इंडिया गेट पे इनको लटका के मारा जाना चाहिए। जी यूसुफ जी। रावत, ये जो आपके आसपास के लोग हैं, जरा इनसे बात कराइए और दिखाइए क्या नजारा है। कैमरेमैन से कहिए अपने कैमरा घुमा के जरा दिखाएं क्या वहाँ का मंजर है, और अपने आसपास के लोगों से बात कराइए क्या सोचते हैं उस पूरे मामले में, क्या उनकी मांग? जी मैं आपकी बात कराता हूँ, हमारे साथ में एक महिला है, वो बताएंगी आपके बारे में। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोली दीक्षित है और मैं गुड़गांव से आई हूँ जी, एंड आई एम वर्किंग इन jabong.com। तो हम दोनों कलीग्स हैं, हम लोग वहीं से आए थे दूर से। क्या मांग करती हैं आप इन दोषी लोगों के लिए? इन लोगों को फांसी की सजा तो नहीं होनी चाहिए, फांसी तो बहुत ही छोटी सजा है, इनको पब्लिक के हवाले करना चाहिए और पब्लिक इनका डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, और सो दैट कि आगे कोई भी बंदा। आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं आज अपने घर से निकली, मैं नेहरू प्लेस उतरी, तो अभी इंसिडेंट हुआ है। एक बंदा मुझसे कह रहा मैम मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, एंड ही वाज अ बस कंडक्टर, बट ये था कि बस वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे जवाब देती, बस मैं शट अप करके अपना बस लिया और मैं आई बैक गो बैक टू ऑफिस। आप ये सोच के देखिए, संडे का ये इंसिडेंट है, इतना पूरा देश हिला पड़ा है इस इंसिडेंट की वजह से, उसके बावजूद आज भी लोगों के दिल में डर नहीं है, लड़के आज भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमें सिर्फ फांसी नहीं देनी है, ऐसे लोगों को नंगा करके जिंदा जला दो, तड़पा के, जो तड़प उस लड़की के जो वो सह रही है दर्द, वो दर्द उन लोगों को होना चाहिए, जिसकी वजह से आगे कोई बंदा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। यूसुफ जी, आपने देखा कि ये आज भी गैंगरेप के बाद भी ऐसी कोई घटनाएं नहीं रुकी हैं और अभी भी आज ये बदस्तूर जारी है घटनाएं। मैं आपकी कुछ और लोगों से बात कराता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जो जी क्या नाम है आपका? हो गई है पीर परवती पिघलनी चाहिए,
इसी वाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, बस आग, ये आग जलनी चाहिए। मैं हुडैको से विनोद कुमार, हम लोग कल एक कैंपेन चला रहे हैं। रावत जी, लोगों का गुस्सा आपने दिखाया, इन लोगों को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों का गुस्सा दिखाया, बहुत सही उद्वेलना लोगों के अंदर है, आक्रोश है जबरदस्त। चौराहे पर लटकाने की मांग की जा रही है, नंगा करके पिटाई करने की मांग की जा रही है। अभी हम चलते हैं अपनी संवाददाता नेहा माहेश्वरी के पास, जो इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद है, जहां पर कैंडल मार्च चल रहा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है कई दिन से। नेहा, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो ज़रा हमें दिखाइए कि आपके साथ कौन लोग हैं और क्या प्रदर्शनकारी, क्या उनकी क्या मांग है, क्या जज्बात हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, आपकी आवाज मिल रही है और इस समय हम इंडिया गेट में मौजूद हैं। और जिस तरीके से अभी हम रावत जी को भी सुन रहे थे कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में वहां पर भी लोग इकट्ठा हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसी तरह ये स्थिति यहाँ इंडिया गेट पे बनी हुई है। थोड़ी देर पहले नुक्कड़ नाटक निकाला गया था, कैंडल मार्च निकाला गया है, कल भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई थी। ये तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, सभी की यही मांग है कि आरोपियों के खिलाफ, जो गैंगरेप में आरोपी थे उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन ये जो मामला है, बलात्कार के मामले जो आए दिन सामने आते हैं, जो महिलाएं असुरक्षित हैं, कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले फिर हमारे सामने ना आ पाए। और जो बेखौफ हो चुके हैं बदमाश, बेखौफ हो चुके हैं वो लोग जो इस तरह की वारदातें करते हैं, इस तरह से महिलाओं को कुचलने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा कृत करने से पहले 100 बार सोचे। यहाँ पर यूसुफ जी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं जो अपने अपने तरीके से विरोध कर रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। महिलाओं से जरा बात कीजिए, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि क्या उनके जज्बात हैं। सीधे उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस उम्मीद के साथ आई हैं और वो क्या चाहती हैं। जी आप क्या कहेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं जी। ये इंसाफ चाहिए कि हमारी लड़कियां सब सुरक्षित रहें और घरों से निकले तो ज्यादा से ज्यादा उनको वो मिलनी चाहिए फैसिलिटी जी, अब तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ हमारे साथ और भी महिलाएं, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि घर की लड़कियां हैं, बाहर निकलती हैं, तो कम से कम इतना तो उन लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि वो स्कूल जा रही हैं या कहीं कॉलेज जा रही हैं या किसी में काम करने जा रही हैं, तो वो ये अपने आप को सोच सके कि हम लोग सेफ हैं। या और मीडिया को भी और मतलब पुलिस वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग उनका साथ दें। और जितनी भी आम जनता पब्लिक है उनको भी ये सोचना चाहिए, ये भी हमारी बहू बेटियां हैं और किसी की भी घर से ये काम हो सकता है। और आज हम उस लड़की के साथ में जो भी ये केस हुआ है, हम उसके साथ हैं और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हर एक लेडी किसी न किसी की भाई है, बहन है, किसी की बहू है, किसी की घर में हर कोई एक रिश्ता थोड़ी होता है, सभी का एक रिश्ता है हर एक। बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ जी, तो आपने सुना कि जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है उस लड़की के दर्द को वो समझती हैं और उनको भी डर है कि उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। और यही इंसाफ की मांग लेकर, यही आवाज बुलंद कर ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है, इक्का दुक्का नहीं बल्कि बड़ी तादाद में। आपको बताते चले यूसुफ जी कि यहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि छात्र छात्राएं भी पहुंची हुई है, वो भी मांग करेगी क्योंकि उनको भी डर लगता है कि वो जब घर से बाहर निकलती हैं तो क्या कहकर अपने पिता से निकले, क्या कहकर अपने माँ बाप से निकले, क्योंकि हर माँ बाप के घर में ये भय रहता है कि जिस तरीके से जो वातावरण बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं कुछ उनकी बेटी के साथ गलत ना हो जाए। तो अब सरकार को सोचने की जरूरत है, कड़े कदम तो उठाए जाए, लेकिन ये जो सोच जगाई गई है इस सोच पर अमल हो और ये सोच जरूर बदले कि महिलाएं से कुचलने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की इज्जत की जानी चाहिए और इसी इज्जत को पाने के लिए ये सभी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है। जी नेहा, आप वहाँ पर के हालात पे आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे बाद में भी बात करेंगे। मीरा जी, देखा आपने किस तरह से गुस्सा लोगों के अंदर है। जो माएँ हैं वो इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि उनकी बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो उन्हें डर लगा रहता है। आप उत्तरी दिल्ली की मेयर हैं, तो एक मेयर होने के नाते क्या आप इनको तसल्ली दे सकते हैं, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं कि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? नहीं, महापौर होने के हम लोग दिल्ली माध्यम से हम जहां अंधेरे हैं वहां पर लाइटों की व्यवस्था करवाना, क्योंकि स्ट्रीट लाइट एक हमारा महत्वपूर्ण काम है। उसमें हालांकि दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की हालत ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर के अंधेरे कोने हैं। ये मैंने अभी कल ही जो है इस घटना के पहले भी कोशिश रही, लेकिन कल एक इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए और एक अपील भी की है लोगों से कि अगर उन्हें कोई कॉर्नर ऐसा लगता है कि जहां पर लाइट की व्यवस्था कम है, जिसके कारण से कोई किसी तरह का आपराधिक तत्व वहां पर
शरण ले सकते हैं तो वो हमें बताएं, हम तुरंत लाइट की व्यवस्था करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लाइट की व्यवस्था आप अपने इलाके में कराएंगी जहाँ की आप मेयर हैं। हमारे साथ उषा ठाकुर भी लाइन पर बनी हुई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उषा जी, जो एक जन आक्रोश अभी आपने देखा, किस तरह हमारी संवाददाता ने बताया कि माएँ अपनी बेटियों को लेकर फिक्रमंद हैं। हमारे दूसरे संवाददाता राकेश रावत ने बताया कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है, उनको कड़ी सज़ा दिलाए जाने की बात की जा रही है, सरेआम फांसी पर चढ़ाने की बात हो रही है। तो ये क्या आपको लगता है कि इस तमाम जो जनाक्रोश उभरा है उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे, ऐसी सज़ा का प्रावधान होगा जिसे देखकर दूसरे लोग कुछ सबक सीख सकें, इबरत हासिल करें? जी उषा जी। हेलो। सरकार और समाज के बारे में, सरकार सबसे पहले आप ये देखें कि त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, जब भी ये द्रौपदी का समय भी आप देखिए कि शासन गलत था। जब हमारे देश के शासक एक भी कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करें, गलत होंगे, तो उनके नीचे काम कर रहे लोग जो है, प्रशासन के लोग, वो कैसे सही रहेंगे? जब एक शासक के पीछे 20-20 बॉडीगार्ड, 20-20 आदमी रहेंगे, तो आप बताइए कि जनता के लिए भी तो, उनके जीवन के लिए भी तो कुछ चाहिए। जनता रोज, अभी इस रेप के बाद एक दादरी में रेप हुआ है, परसों एक रेप हुआ है दिल्ली के गांव में 7 साल की बच्ची का जी। तो क्या उन लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए, उनको सुविधा नहीं चाहिए? वो तो ये इतना बड़ा मामला कि इस लड़की को बिल्कुल निर्ममता के साथ बाहर फेंक दिया गया है, जान से मारने की कोशिश की है, जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। तो इसलिए पूरा देश आज एक हो गया है। लेकिन मैं आज समाज के लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि जो माँ बहन की गालियां होती हैं, उसी से ये शुरुआत होती है संस्कार। ये माँ बहन की गालियां बंद होनी चाहिए, वो बैंड होना चाहिए, हर एक घर में बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों की दृष्टि उसी तरह से बदल जाती है महिलाओं के प्रति। जब माँ और बहन की गाली लगातार देते हैं, वो महिला को एक भोग वस्तु समझते हैं, वो माँ और बहन भूल जाते हैं। तो ये बेबाक गालियां खत्म होनी चाहिए। और आज 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, सरकार ने क्या संज्ञान लिया? क्या पुलिस कमिश्नर ने एक भी पुलिस लगाए बसेस में रात के 9 बजे? क्या खाली बसेस की जांच की गई कि कितने यात्री चल रहे हैं? सिर्फ अभी तक कार्रवाई कुछ की नहीं गई है, सिर्फ भाषण और भाषण हो रहा है। कम से कम अगर कुछ लोगों को सजा दे दी जाए जिनका कि बिल्कुल ही जुर्म साबित है, उसके लिए और क्या साबित करना चाहते हैं लोग? गुनाहगारों के लिए और क्या साबित करना चाहते हैं? बहुत सही बात आपने कही उषा जी के अभी तक कोई ठोस कदम उठाती हुई सरकार नहीं दिखी। लेकिन हाँ, ये इस तरह की बातचीत पुलिस की तरफ से हुई है कि सादी वर्दी में पुलिस वाले अब बसों के अंदर रहेंगे, निगरानी रखेंगे बसों के अंदर और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और लेकिन मेरा जी जो अभी उषा जी ने बात उठाई उसमें दम है कि समाज के अंदर जो सोच एक पैदा की जाती है गालियों के जरिए, उस पर भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको भी अपराध की कैटेगरी में लाना चाहिए। क्या सहमत हैं आप इससे? उन्होंने जो कहा वो एक मानसिक व्यवस्था को बदलने की जो प्रक्रिया की बात की, वो बहुत ठीक बात है। अभी कल परसों का ही एक वाक्य है कि शाम के 6 बजे के बाद आप ये देखिए ना जी, सड़कों पर जगह जगह गाड़ियों में 4 लोग 5 लोग बैठ करके शराब पीते हैं। 2 लोग लड़ते हैं सड़क पर बुरी तरह से, एक दूसरे को गाली देके, आसपास जाने वालों का सबका जो है दिमाग उस समय में डर लगता है कि ये इतने वायलेंट तरीके से, और गालियां सारी वही होती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को इतना चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि ऐसे जगह जगह शाम के समय जो एटमॉस्फेयर बन गया है समाज में, आप ये देखिए कोई मार्केट, कोई गाड़ी शाम को समय हर तीसरी गाड़ी में आप देखेंगे तो खुलेआम शराब बिक रही है, पी जा रही है। और इतना ये हमारे शहर में ये इतना ज़्यादा इसको शराब को खुले छूट दे दी है, तो उससे
ये सब प्रोवोक करने वाली चीजें हैं। अब बाद में वो आरोपी कह रहा है कि भाई मैंने गलत काम किया, लेकिन उस समय क्योंकि वो शराब के नशे में था और उसमें उसको दरिंदगी की हद तक वो लोग पहुंच गए इकट्ठे होकर के। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था को तो दुरुस्त होना ही पड़ेगा, और उसमें जहां शुरुआत है चीजों की वहां पर अगर रोक लगेगी तो अपने आप चीजें ठीक होंगी। बहुत सही आपने बात की कि शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा और उस पर रोक लगेगी। उषा जी, जो आपने बात कही कि समाज को सोच बदलने की जरूरत है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? क्या पूछा? उषा जी, आपने जो बात कही कि समाज की सोच बदलने की जरूरत है, जो गालियां बचपन से लोग देते आ रहे हैं, सुनते हैं, हमने ये सोच बदलने की कोशिश जारी कर दी है। नारी स्वाभिमान के नाम से हमने एक नया संगठन शुरू किया है जिसमें पूरे देश की महिलाएं जुड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात कि पहले अंग्रेजों ने देश को तोड़ा, आज जो हमारे नेता लोग वाद 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 लगा रहे हैं, जातिवाद, प्रांतीयतावाद, तो ये सारे वाद खत्म करके एक राष्ट्रवाद होगा, तभी देश समझेगा महिलाओं की परिस्थितियों को, लोग समझेगा कि ये महिला हमारे देश की है, हमारे राष्ट्र की है। ये वन आर्मी शो वाली बात होनी चाहिए इस देश में, और तभी और सबके लिए बराबर का न्याय होना चाहिए, ना कि सिर्फ नेताओं के लिए 10-10 पुलिस। ये जो आपने बात कही कि सबके लिए न्याय होना चाहिए, महिला आयोग से भी मुझे शिकायत है, मुझे 250 शिकायत मिले महिला आयोग के। तो सारे शासन में सुधार लाने की जरूरत है, और हम सामाजिक लोग अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और इसको हटाकर और हम सब एक नया वो जनता का शासन आएगा। आप देख लीजिएगा, जनता का शासन आएगा। वो हमारा जो संगठन है वो महिलाओं को न्याय स्वयं तो अभी जो शासन है, क्या वो जनता का शासन नहीं है? देने वाली बात बंद होगी। शराब के ठेके जो स्कूल्स के आगे है वो बंद होने चाहिए। ये सारी सामाजिक व्यवस्था को बदलनी होगी, राजनीति को बदलना होगा। उषा जी, अभी जो शासन है क्या वो जनता का शासन नहीं है? हमारे साथ मीरा जी बैठी, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, केंद्र सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है। तो और किस तरह का जनता का शासन चाहती हैं आप? कुछ पता ही नहीं चल रहा। नहीं, मैंने कहा कि अभी जो आपने कहा कि जनता का शासन लाना होगा, तो क्या अभी जो शासन है वो जनता का शासन नहीं है? शायद आवाज में कुछ, शायद उनको आवाज हमारी नहीं मिल रही उषा जी को। मीरा जी, जो अभी उषा जी ने बात कही कि जनता का शासन लाना होगा, तो ये अचानक राजनीति की वो नहीं आ रही आपको इस तरह के आंदोलन से? एक गंभीर मुद्दे पर लोग जाग रहे हैं। मैं किसी के आंदोलन के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात है कि शासन जो है उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को चीजों को महिलाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी पर लेना पड़ेगा। मैंने एक फ्रेज बचपन से सुना है कि कौन कहता है कि आसमान में छेक नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर इस तरह की घटना के बाद ये कह देना कि हमारे पास पुलिस पूरी नहीं है, रात को महिलाएं बाहर क्यों निकली, या फिर उन्होंने कपड़े ऐसे क्यों पहने हुए थे, या हम क्या करें, हर एक लड़की या महिला के पीछे पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं चल सकता, इस तरह की एक्सक्यूजेस सरकार बंद करे। उसको कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा, जो देश का भविष्य न केवल जन्म देती हैं बल्कि उसको बनाती हैं, उसको संस्कार देती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लग सके। जी, बहुत अच्छा, की सुरक्षा को प्रायोरिटी देनी चाहिए है। और जो बहाने होती है कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है या हम सबके पीछे ताला नहीं लगा सकते हैं, ये वाकई मतलब लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने की एक तरह से कोशिश है। हाँ जी। हम चलते हैं एक बार फिर अपने संवाददाता आर.के. रावत की तरफ। रावत जी, क्या माहौल वहाँ पर इस वक्त है? सफदरजंग में जो लड़की एडमिट है उसकी हालत के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि उसकी हालत अभी क्या है, डॉक्टर्स क्या उसके बारे में बता रहे हैं? देखिए, डॉक्टर से जो शाम को हमारी बात हुई थी तो उसमें मेडिकल बुलेटिन में यही कहा था उसका WBC जो है कम हो रहा है। तो WBC कम होने का मतलब कि उसकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो रही है, उसके शरीर से जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो रही है, प्लेटलेट्स जरूर बढ़ी हैं,
लेकिन उसका जो बीपी कम हो रहा है, लेकिन वो बोलने लगी है और अपनी माँ से भी आज बोली है, उसने माँ से पानी मांगा है और उसने डॉक्टर से भी बात की है। तो आज ये खुशी की बात ये कह सकते हैं कि लड़की आज अपने मुंह से कुछ बोली है, नहीं तो अभी तक वो लिख के बता रही थी। डॉक्टर बता रहा है कि लड़की की हालत स्थिर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों आंतें निकाल दी गई हैं। इसका ट्रांसप्लांट के लिए हो सकता है कि विदेश इसको भेजना पड़े या फिर विदेश से कोई डॉक्टर जो है यहाँ लाए जो इसके ट्रांसप्लांट की बात करे या इसके रिपेयर की बात करे। लेकिन अभी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत बची हुई, डॉक्टर आज भी कह रहे थे कि उसकी इतनी हिम्मत है कि हम उस लड़की को सलाम करते हैं कि वो आज भी जीना चाहती है। और डॉक्टरों की 6 डॉक्टरों की 5 टीमें जो है लगी हुई हैं और इस लड़की के इलाज के लिए हर तरीके से कोशिश कर रही हैं। हर एक घंटे में उसका ब्लड और यूरिन चेक हो रहा है, हर एक घंटे में उसके प्लेटलेट्स और दूसरी चीज WBC चेक की जा रही है ताकि इसको कोई इन्फेक्शन ना हो। अभी इन्फेक्शन की कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन लड़की की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। और इससे ज्यादा आक्रोश जो है वो आक्रोश जो है यहाँ के लोगों में है। यहाँ के लोग जो है वो तरह तरह की सजाओं की मांग कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि इसका गला काट देना चाहिए, कोई कह रहा है कि अंग भंग कर देना चाहिए और कोई अपने अपने नए तरीके से नई दलील दे रहा है। लेकिन सभी का बस एक ही मानना है कि इन दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए वो ऐसी मिलनी चाहिए कि जिससे समाज को एक संदेश जाए कि कोई और जी, आपने दिखाया बहुत आक्रोश जनता में है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार जी ने, उसमें क्या कुछ नई बात उन्होंने कही या सिर्फ लिपापोती पुरानी बातों की है? नहीं, आज जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हमने जो जिन बसों पे जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की है। लगभग 1600 बसों पे कार्रवाई की है। सफेद रंग की बसों पे कार्रवाई हुई है जिनमें काले शीशे और जो पर्दे लगे हुए हैं उन पे कार्रवाई की है। और ऐसी कई कम से कम 600 से ज्यादा बसों के परमिट रद्द किए हैं जिन्होंने इस तरीके की जो बातें की हैं। तो वो अभी सिर्फ लिपापोती की ही बात कर रहे हैं और अभी सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाएंगे, PCR वैन्स बढ़ाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देंगे, पिकेट्स बढ़ाएंगे और सड़कों पर पेट्रोलिंग और ज्यादा करेंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। कोई महिला मेट्रो में सुरक्षित नहीं है, कोई महिला बस में सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सड़कों पर सुरक्षित नहीं, कोई महिला ऑफिस में सुरक्षित नहीं। यहाँ तक कि घर के अंदर भी जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर भी सवालिया निशान है कि बच्चियों के साथ 3.5 साल की बच्ची के साथ अभी परसों सागरपुर में एक रेप हुआ, वो भी वहाँ सुरक्षित नहीं हो। स्कूल में गई थी बच्ची, उसके प्रिंसिपल ने उसके साथ रेप किया। तो ये इतना दर्दनाक है, कितनी कुंठित सोच हो गई है समाज की कि वो पता नहीं वो क्या चाहता है। हम किस समाज में रह रहे हैं, हमें शर्म आने लगी है। और दिल्ली ही नहीं, देश शर्मसार है इस समय कि हम ये आखिर किस समाज में रह रहे हैं। जी रावत जी, बहुत बड़ी बात कही कि दिल्ली ही नहीं पूरा देश शर्मसार है और समाज में इतने कुंठित लोग सामने आ रहे हैं। अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से बात करेंगे, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
हम बात करते हैं इनके क्षेत्र की, जालौन की और बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के लोग इतने अनुरागी। देखिए बुंदेलखंड वहाँ ऋषि मुनि साधु संतों की भूमि है। वहाँ बुंदेलखंड में ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने जप तप पूजा पाठ यज्ञ। क्या समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का इलाका है उसको गरीबी से निजात दिलाने का कोई प्लान है? नदियों का जाल है। बरसात में गांव में जाने के लिए नदियां बाधक हुआ करती हैं। कहा 50 किलोमीटर का 5 किलोमीटर के चक्कर को 50 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय नेताजी ने बुंदेलखंड में करीब 60-65 पुल नदियों पर कर। देखिए देश की बात समाजवादी पार्टी के सांसद घनश्याम अनुरागी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और हम बात कर रहे हैं आक्रोश की। जो देश में आज आक्रोश उभरा हुआ है गैंगरेप के खिलाफ, गैंगरेप के दोषियों को सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं और हम बात करेंगे उस पीड़ित के दर्द की जिसके साथ जो गैंगरेप का शिकार हुई। जरा सोचिए, आपको 9 महीने कोख में रखकर हर दुख दर्द सहकर जन्म देने वाली माँ, उससे ही अगर आप ज़िंदगी की फरियाद करें तो उस पर क्या गुजरेगी। गैंगरेप की शिकार हुई लड़की अपनी माँ से दोबारा ज़िंदगी मांग रही है। समझने की कोशिश कीजिए माँ के इस दर्द को, बेटी की बेबसी को और उसकी जीने की चाहत को। मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहती हूँ। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही गैंगरेप पीड़ित लड़की ने कुछ इन्हीं शब्दों के साथ अपने परिवार से बात की। हिम्मत की मिसाल बन चुकी इस लड़की का दर्द आज सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे देश का बन चुका है। उसका शरीर भले ही उसका साथ ना दे पा रहा हो, लेकिन जिंदगी जीने का उसका जज्बा काबिले तारीफ है। पीड़िता का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी उसकी हिम्मत की दाद दी है। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने बलात्कार पीड़ित के ऐसे जख्म नहीं देखे, बावजूद इसके वो हार मानने को तैयार नहीं। जीने की उमंग उसमें आज भी वैसी ही है। उसकी यही ललक उसका इलाज कर रहे उन डॉक्टर्स को भी हिम्मत दे रही हैं, जो एक बार को तो हार ही मान चुके थे, लेकिन अब कैसे भी करके उसे बचाना चाहते हैं। पीड़ित लड़की यूपी की रहने वाली है, जो यहाँ डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी। उसके परिवार की माने तो आर्थिक हालत अच्छी ना होने के बावजूद उन्होंने बेटी को खेत बेचकर पढ़ाया ताकि वो एक दिन उनके सपने को साकार कर सके। छात्रा के परिवार में 2 छोटे भाई और माता पिता हैं। उत्तराखंड से पैरामेडिकल का कोर्स कर वो दिल्ली में एक क्लिनिक में इंटर्नशिप कर रही थी। घर वाले भी उम्मीद लगाए थे कि कुछ समय के बाद उनकी बेटी अच्छी नौकरी करने लगेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होनी को तो शायद ये भयानक त्रासदी ही मंजूर थी। बहरहाल लड़की की हालत स्थिर है और अगले 9 दिन उसके लिए काफी मायने रखते हैं। पूरा देश उसके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उस लड़की के माँ बाप का सपना था कि वो लड़की डॉक्टर बनकर उनकी और देश की सेवा करे। ये सपना पूरा होगा और हमें उम्मीद है कि इस लड़की के बहाने इस देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम होगी कि जहाँ लड़कियों की तरफ बुरी नज़र से देखने वालों की रूह भी कांप जाए। क्यों? अनुपमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली छावनी बोर्ड की उपाध्यक्ष अनुपमा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुपमा जी, क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कुछ नज़ीर बनेगी इस देश में? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रशासन और जितने भी कानून व्यवस्था है हमारी, वो कहती है भ्रूण हत्या ना की जाए। भ्रूण हत्या के लिए इतने बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भ्रूण हत्या को रोकने के बाद में जब वो बच्ची पैदा हो जाती है, उसके बाद में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब भ्रूण हत्या बस रोकना, यही एक जुर्म है बहुत बड़ा।
मतलब आप उस माँ के दिल से पूछिए कि उससे अच्छा तो वो सोच रही होगी इससे अच्छा वो मेरे कोख में मर जाती। मतलब भ्रूण हत्या पे आप इतने बड़े बड़े केस चलाते हैं, इतने बड़े बड़े जुर्म करते हैं, लाखों का आप जुर्माना भरवाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, और उसके बाद में जब लड़की पैदा हो जाती है उसके बाद में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सरासर प्रशासन या कानून की जिम्मेदारी है। इसमें सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर हम भ्रूण हत्या रोकते हैं तो हमें रेप भी रोकना चाहिए, और अगर हम रेप नहीं रोक सकते तो हम मेरी गुहार है प्रशासन से, सरकार से, कि भ्रूण हत्या को लीगलाइज कर दिया चाहिए। हमें ऐसे बच्चा पैदा नहीं करना कि उसको हम खिलाएं पिलाएं, प्यार से दिल से लगाएं, गले से लगाएं, और उसके बाद में बच्चे की ऐसी हालत देखें। आप बहस को एक नया मोड़ दे रही हैं अनुपमा जी। मीरा जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? अनुपमा जी की जो ये कह रही हैं वो वास्तव में इनके अंदर की तकलीफ है जी। अगर लड़कियों का समाज में ये हश्र होना है, ये ऐसे नहीं कंडीशनल कह रहे हैं कि अगर ये हश्र होना है तो इस चीज के बारे में उन्होंने कहा है। वैसे तो ये बात ठीक है कि भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है और उसको रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो उठाने चाहिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि भ्रूण हत्या से बहुत ज्यादा घिनौना ये वाली चीज है जब अपनी ही बच्ची को बड़ा होकर के और ऐसे इतने दरिंदों के बीच में इस तरह से असहाय पा करके, ये पूरे समाज में के ऊपर चोट है जी। इससे केवल ये अपराध सिर्फ उस लड़की के खिलाफ नहीं है, उसके शारीरिक या मानसिक के ऊपर कोई ये दबाव सिर्फ नहीं है, ये पूरे समाज की लड़कियों के ऊपर, महिला जाति के ऊपर ये मानसिक दबाव है। और अनुपमा जी का ये मानसिक प्रेशर ही जो है वो बोल रहा है। जी जी जी, हम चलते हैं उषा ठाकुर जी के पास। उषा जी, देश आपने देखा कि किस तरह से उद्वेलित है और किस तरह से अलग अलग डिमांड उसमें आ रही हैं, आक्रोश हो रहा है, लेकिन सवाल फिर बार बार एक ही जगह आके रुकता है कि आखिर हल क्या है और क्या सिर्फ कड़ी सजा देने से क्या मामले का समाधान हो जाएगा। आपने भी कहा कि सोच बदलने के लिए हमने एक नई तरह से मुहिम शुरू की है, तो आखिर रास्ता किधर से निकलता है, किधर को जाता है? जरा मुझे दोबारा से बताइए, एक बार फिर से प्रश्न बताइए, सुनाइए। जी, हमारे साथ एक मेहमान है अनुपमा त्रिपाठी, जिनका कहना है कि अगर लड़कियों के साथ इसी तरह की बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है और यही दरिंदगी उनके साथ अपनाई जाती है, तो इससे तो बेहतर है कि भ्रूण हत्या को लीगलाइज कर दिया जाए। कुछ पता ही नहीं चलता। लगता है हमारी आवाज़ उषा जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी हम चलते हैं अपनी संवाददाता नेहा माहेश्वरी के पास, जो इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं, और उनके साथ वहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं और मशाल जुलूस वहाँ निकाल रही हैं। नेहा, कितने लोग इंडिया गेट पर इस वक्त होंगे और क्या है इस पूरी जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनका क्या मकसद है, क्या इरादे हैं, कब तक वो इस धरना प्रदर्शन को जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल अंसारी जी, यहाँ पर जिस तरीके से अगर लोगों की बात करें, लोगों की तादाद की बात करें, तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर न सिर्फ महिलाएं बल्कि बुजुर्ग भी पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बेटी का सवाल है, उनके घर की बच्ची का सवाल है। और यही वजह है कि जब ये मुहिम शुरू की गई, आवाज बुलंद की गई, तो उसमें सभी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बुलंद ये आवाज होगी शायद उतनी ही जल्दी सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ उस गैंग रेप का नहीं जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया, पूरे देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसीलिए ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उबाल लोगों में देखा जा रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां जो छात्राएं हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, घर से निकलती हैं, क्या सोचकर, क्या उनके दिल में किस तरह का भय है, डर है, वो जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या किस सोच के साथ वो यहाँ पर आई हैं और क्या चाहती हैं वो हमारी सरकार से। सरकार से जो चाहते हैं उससे ज्यादा मुझे दुख हुआ कि वो लड़की 40 मिनट तक वहाँ पे निर्वस्त्र पड़ी रही और किसी भी मर्द ने खड़े होके उसको हाथ नहीं लगाया, उसको एक कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं समझी। आज मैं इतने आदमियों के बीच में खड़ी हूँ, आई फील अनसेफ, मुझे दिल्ली घर नहीं लगता। अब सरकार, सबसे दुख की बात यह है उस स्टेट में रेप रेट ज्यादा है जिसकी सीएम खुद एक स्त्री है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इस इंसिडेंट को वेकअप कॉल बोल रहे हैं। जो 42 रेप्स पहले हुए उस पर वेकअप नहीं हुआ गया सरकार से, क्या करे? पीसीआर वैन्स जाती है, पुलिस वाले से बात करना मुश्किल हो जाता है, वो आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर देता है जैसे आपने कपड़े नहीं पहने हुए। तब कौन बोलता है? कहाँ गई सरकार? आज सब आके इंडिया गेट पर सामने खड़े हो रहे, कैंडल जला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। 7 दिन बाद याद रहेगा आपको ये केस? मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक बार उन लोगों को लाओ, यहाँ पे जिंदा जला दो, वो डिजर्व करते हैं वो 6 लोग, उसको यहाँ लाके सबके सामने जिंदा जला दो। मुझे रोना आता है सोच के। आई एम स्कैर्ड टू वॉक आउट।
I want an answer. I want to feel this city to be my home. यहाँ लाके सारा जिम्मे जला दो, वो डिजर्व करते हैं यहाँ पे आके, उसको ले जाके प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमसे ज्यादा तो कसाब सेफ है, हमसे ज्यादा वो आदमी सेफ है। तुम उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, हमारे ऊपर कोई से पीसीआर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है पीसीआर के लिए, 7 वैन और नहीं दे सकते। वो हैंग टिल डेथ इज इजी, दे शुड बी टॉर्चर्ड। वो लड़की पूरी जिंदगी टॉर्चर, उसको 10 दिन कमरे में बंद करके पीटना चाहिए, यहाँ लाके 10 दिन जमा देना चाहिए। ये चाहती हूँ मैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल। तो अंसारी जी, आपने सुना कि किस तरीके से एक लड़की, क्योंकि ये आसान सी बात नहीं होती कि इतने सारे लोगों के बीच एक लड़की बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के साथ कि हम किस बात की दुहाई देते हैं, हम क्या सोच कर गर्व करते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तालियां बजाई जाती हैं, हमारी मुख्यमंत्री महिला है, हमारी यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी महिला है, लेकिन वाकई में एक महिला का दर्द किसी ने समझा? शायद नहीं। क्योंकि अगर समझा होता तो तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत वो उस कानून पर गौर किया जाता जिसकी मांग लगातार ये सभी लोग कर रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं, सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि हर घर में लड़कियां हैं। और जिस तरीके से अभी मैं चर्चा सुन रही थी, कन्या भ्रूण हत्या की उन्होंने बात की, वाकई में सरकार जब दावे करती है, उसे रोकने के लिए प्रयास करती है, तो फिर वो महिलाएं, वो लड़कियां जो घर से बाहर निकल रही, किसी की अमानत है, किसी के घर की कह सकते हैं खुशियां हैं, वो जो गुजर रही है, तो उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? जी नेहा, बहुत सही बात आपने कही और देखा हमने कि किस तरह से लड़कियों में आक्रोश है इस गैंगरेप के बाद, और ऐसी इबरतनाक सज़ाओं की मांग हो रही है कि रूह भी कांप जाए। अब चलते हैं एक बार फिर उषा ठाकुर जी से बात करने की कोशिश करते हैं। उषा जी, आपने देखा कि इंडिया गेट पर जो प्रदर्शनकारी लड़कियां हैं, उनकी भावनाएं इस वक्त क्या हैं, और क्या आपको लगता है कि इस वक्त इसी तरह की सज़ा की ज़रूरत है? उषा जी। बिल्कुल, इन लोगों को तालिबानी जो लोग होते हैं वहाँ पर कोई चोरी नहीं होती है, क्योंकि कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और इस तरह से हमारे देश में जो लगातार ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और बलात्कारी ने इस महिला के साथ जिस तरह से निर्ममता के साथ व्यवहार किया, तो इन लोगों के लिए यही सजा सही है। आज पूरा देश उद्वेलित है। मैं जानती हूँ कि 7 दिन तक ये मामला मीडिया उठाएगी, सब कुछ उठाएगा, फिर जब शांत हो जाएगा तो पार्लियामेंट भी शांत हो जाएगा, लोग भी शांत हो जाएंगे, फिर यथास्थिति, फिर 2-3 महीने बाद फिर एक ऐसा कांड होगा। फिर लेकिन उषा जी, क्या सिर्फ इसी मामले में सजा मिलनी चाहिए? बाकी जो और मामले हैं, जैसे दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ अभी गैंगरेप हुआ है, आज खबर आई है कि मुजफ्फरनगर में एक महिला को बाकायदा किडनैप करके पूरे घर वालों ने 4 दिन तक गैंगरेप उसके साथ किया, और उसके बाद पंचायत बैठी, वहाँ पंचायत ने फैसला सुनाया कि महिला को 1.5 लाख रुपए दे दिया जाए और उसके बदले में वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाएगी। तो ये उस देश की हालत है जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। ये पुरुष, मैं यही सोचती हूँ कि महिलाएं किस पायदान पर खड़ी हैं। महिलाएं जो इस देश की माँ और बेटी और बहन है, उसको किस पायदान पे खड़ा कर दिया है समाज ने। ये सारा कुत्सित विज्ञापन है जो टीवी के माध्यम आता है। महिलाओं को जो एक शारीरिक विज्ञापन के रूप में दिखाया जाता है, पुरुष लोग भूल गए हैं कि वो माँ और बहन है। तो अब ये विज्ञापन में जो महिलाओं का प्रदर्शन है वो बंद होना चाहिए, और जहां ऐसे आरोप लगाए जाए महिलाओं के उस पर कि वो 1.5 लाख रुपए दे के चुप बैठ जाए, तो ऐसे पुरुषों को और ऐसे आदेश देने वालों को भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यही नहीं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और सही बात आपने कही, संज्ञान लेने की जरूरत है। जी अनुपमा जी, देखा आपने कितनी उत्तेजना, कितना आक्रोश लोगों में है। और जो बात उषा जी ने कही कि ऐसी सजा सुनाने वालों को या ऐसी बातें करने वाले, चाहे वो पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे वो समाज के ठेकेदार हो, उनको भी कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही कहा और मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। और साथ ही अगर ऐसी स्थितियों से हमें निपटना है तो हमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करनी ही होगी, जिसमें हमें एक टाइम लिमिटेशन भी देनी होगी कि 10 दिन के अंदर अंदर रेप केसेस को सॉल्व किए जाएं। और पुलिस को अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। वो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी होती है ऐसे रेप के मामले में। मैं सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करती हूं कि ऐसी खबरें दिखाकर कानून का काम करते हैं और कानून से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं वाकई आपके दिल से आभारी हूं मीडिया की। और साथ में मैं बताना चाहती हूं, अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि 89% मामले रेप के अभी तक पेंडिंग है, और जो 11% मामलों जिनको आप सॉल्व कर चुके हैं उनमें अभी तक आपने सजा नहीं सुनाई है। मतलब 100% मामले आपके लटके हुए हैं।
तो ऐसे इसलिए सबसे जो कमजोर कड़ी होती है पुलिस, उसको अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और जो लोग केस को बताने जाते हैं या अपनी पीड़ा दिखाने जाते हैं, उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जब तक पुलिस और प्रशासन ठीक नहीं होगा तब तक आप ना उनको सजा दिला पाएंगे, ना सबसे सख्त कानून बनाकर उस पर काम किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और पुलिस को कहिए कि आप वो मुस्तैदी से काम करें। मीरा जी, जो अभी आंकड़ा दिया अनुपमा त्रिपाठी जी ने कि 89% केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं और 11% में जिनमें कन्विक्शन हुआ है उसमें सज़ा अभी तक नहीं सुनाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि कन्विक्शन में डिले होना, एक तरह से जो बात कही जाती है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो उसकी वजह से प्रोवोकेशन ज़्यादा लोगों में है, अपराध की तरफ ज़्यादा रुझान है और आदमियों को लगता है कि साहब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मैं जो चाहे करूँ और उसके बाद मैं खुला छोटा घूम जाऊँगा? ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। आज ये तरह तरह की सजाओं की मांग हो रही है। मुझे लगता है कोई भी सजा दो उसको, लेकिन वो सजा 2-3 दिन के अंदर अंदर दे दो। जब वो आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर रहा है तो सामने यहाँ करिए ना जी, उसका ओपन ट्रायल कीजिए, उसको पूछे तेरे ऊपर कोई दबाव है क्या, तू अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, और वो कहता है हाँ, तो यही उसको सजा सुनाइए। जो भी सजा होगी वो सजा अगर पब्लिक को ये पता चलेगा कि इस अपराध की इसको ये सजा मिली है, तो वो उनके मन में डर बैठेगा। अभी 10 साल जब बीत जाते हैं उसके बाद किसी को केस याद रहता नहीं है, उसमें भी कहीं कोई आरोपी शक के आधार पर छूट रहा है, कोई जमानत के आधार पर आकर के बाहर आकर के घूम रहा है सबके बीच में, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसके ऊपर केस चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी इस समाज में ये धारणा फैली हुई है कि कुछ भी करो, कुछ भी करके आप बच जाओगे, और इस कारण से कानून का डर नहीं रहा है। आप ये कोई भी घटना को रोक तभी सकते हैं जब लोगों के मन में कानून का भय होगा, और कानून का भय तभी होगा जब सजा तुरंत मिलेगी और तुरंत मिलकर के लोगों को पता चलेगा कि इस अपराध की ये सजा मिली है। अच्छा, बहुत सही बात आपने कही कि जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक लोगों में कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। एक बार हम फिर चलते हैं अपने संवाददाता आर.के. रावत के पास। रावत जी, क्या माहौल आप देखते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के आसपास, वहाँ पर जो लोग जमा हैं, क्या कहना है उन लोगों का, एक बार ज़रा फिर से हमें दिखाइए। देखिए, माहौल यहाँ बहुत गर्म है और ये गैंगरेप ही नहीं है, ये सिर्फ एक त्रासदी बन गया है दिल्ली के लिए, देश के लिए, और ये त्रासदी जो है इनके गुस्से के रूप में उबल के फूट के बाहर आ रही है। यहाँ के लोग बहुत उद्वेलित हैं और बहुत नाराज हैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से और इन नेताओं से जो संसद में बैठ के हल्ला मचा रहे हैं। मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, कुछ और बाहर के लोग आए हुए हैं। जी, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं सरोजनी नगर से आई हूँ। आप क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पे बस ये अपना मैसेज पहुँचाने आई थी कि मेरे को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली मुझे एक दिन पहले ही इंसिडेंट के बारे में पता चला है, और आज जब मैंने डीपली उस चीज़ को पढ़ा, बीइंग अ गर्ल, मैं वो सोच भी नहीं सकती जिन चीज़ों से वो लड़की गुजरी होगी। मेरा मैसेज जस्ट यही है कि सिर्फ मुझे नहीं लगता सिर्फ उनको फांसी से लटका देना कोई सॉल्यूशन है। उनकी इतनी बुरी हालत करनी चाहिए ताकि उनको ये एहसास हो, हर एक बंदा, हर एक इंसान जो ये सोच भी रहा है उसको उसकी रूह कांप जाए ये सोच के भी ऐसी हरकतें करने से पहले उनको मर जाना चाहिए। मैं ये चीज सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ, और कौन ऐसा कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कि वो लड़की खा तक नहीं पा रही। मेरा नाम ईश्वर है, मैं सरोजनी नगर से आया हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि अभी तक जो नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो हम सड़कों पे इससे भी ज़्यादा उतर सकते हैं और बहुत ज़्यादा उतर सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप सरेआम नहीं कुछ कर सकते तो उसका लाइव वीडियो बनाइए और पूरे इंडिया में दीजिए, और वो बच्चों को, बूढ़े को, सबको दिखाई देगा, और वो हमेशा एक इतिहास बन जाएगा जो आगे कभी कुछ नहीं होगा। और सेकंड थिंग, आप सिर्फ उसको रोकने के लिए, यानी आप सिर्फ रेप टाइप नहीं, इस तरीके की जितने भी शोषण है उनको रोकने के लिए सिर्फ आप पुलिस या ऐसा मत कीजिए कि आपने वो आया बच्चे को पकड़, ये मीन्स उसको पकड़ लिया। आप उस सोच को खत्म कीजिए, और सोच के लिए फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड से 6-7 स्टैंडर्ड से बच्चों की सोच के लिए कुछ एजुकेशन मिलेगा। ये कुछ वहां पर सोचिए, शीला दीक्षित जी वहां पर सोचिए और वहां तक सोच खत्म कीजिए। सोच के ऊपर सोच भारी होनी चाहिए, सिर्फ ये, और बाकी कानून, ये पेपर्स बनाने से आपका कुछ नहीं होगा, इस देश का कुछ नहीं होगा। और सजा ऐसी मिलनी चाहिए, या तो उन्हें मार दो वरना हम तैयार है। जी, जो काफी गुस्सा है यहाँ के लोगों में और काफी जो है भावनाएं इनकी आहत हुई हैं इन सब बातों से कि ऐसे अभी आरोपी जो है अभी जेल में है, जबकि उनकी जो सजा है वो फांसी होनी चाहिए और वो भी सबके सामने।
तो अभी ये लोग काफी कुपित हैं इन आरोपियों से, दिल्ली पुलिस के व्यवहार से और सरकार के इस व्यवहार से। तो अभी स्थिति यही है कि ये लोग अभी रुकने वाले नहीं है जब तक कि इसमें दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, दोषियों को न्याय और इसको लड़की को न्याय नहीं मिल पाता। ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। जी राकेश रावत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइन पे बने रहने के लिए और वहाँ से ताज़ा हालात का जायजा लेने के लिए। तो एक छोटा सा कमेंट हम लेंगे। अनुपमा जी, देखा किस तरह गुस्सा पूरे सब जगह पर है और एक ही आवाज़ उठ रही है कि कड़ी से कड़ी सजा हो। बात है सोच कैसे बदले, सोच बदलने की जो बात हो रही है वो कैसे बदलेगी? देखिए, सोच जिसके मानसिक हालात को अगर हमें ठीक करना है तो वो तो आपको परिवार से ही ठीक करनी होगी। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल में एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि उन्हें ये पता लगे कि लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है। आप आरक्षण राजनीति में कर रहे हैं, आप आरक्षण उनको बैठने की जगह में कर रहे हैं, इससे मानसिकता नहीं बदल सकती। जी, मानसिकता बदलने के लिए आपका मतलब है कि बचपन से ही उस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, घर में भी, परिवार में भी और समाज में भी और हाँ एजुकेशन में भी। मेरा जी, और क्या सोच बदलने के और क्या तरीके हो सकते हैं? कहा जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सोसाइटी का जो दबाव है और कानून का डर है वो उसकी सोच इमीडिएट बदलेगा जी। ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पेश किए जाएं कि इस तरह के अपराध करने वाले का ये हश्र हुआ तो उसको समझ में आएगा और वो चीजें बदलेंगी। मतलब आपका कहना है कि इबरतनाक सजा उसके मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उषा ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार पूरे घंटे बनी रही। और मीरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता आर के रावत और नेहा माहेश्वरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी